जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम 2023 में जो आपको हिस्ट्री का एग्जाम हुआ था, ठीक है ना, उसी पेपर का आज हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो कल के क्लास में हम लोग क्या किए थे कि आपको 1 से लेके 50 तक के जो प्रश्न था उसका एनालिसिस किए थे। आज हम लोग 51 से लेके 100 तक के जो प्रश्न है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप इससे पहले वाले क्लास को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसे देख लेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का मेरा जो पहला प्रश्न है वो क्या कर रहा है, समझिए। कर रहा है कि कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था। तो देखिए, ऑप्शन ए कर रहा है संगम वंश, तुलु वंश, सालू वंश, अरविडू वंश। तो देखिए, तो ये जो कृष्णदेव राय है ना, ये आपको क्या थे कि आपको तुलु वंश के क्या थे कि आपको राजा थे, ठीक है ना। और विजयनगर साम्राज्य के ये सबसे महानतम शासक थे। तो कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे महानतम शासक कौन थे, तो क्या कहेंगे, तो आपको कृष्णदेव राय। तो बाकी इधर जो देख रहे हैं संगम वंश, तुलु वंश, सालू वंश, अरविडू वंश, ये सभी जो है विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत शासन करने वाले क्या है कि आपको वंश थे, ठीक है ना। तो इसमें जो प्रथम वंश है वो आपको विजयनगर साम्राज्य पर जो शासन किया था वो है आपको संगम वंश। संगम वंश के बाद जो आया था दूसरा वंश वो आपको मतलब सालू वंश शासन किया था। तीसरा वंश जो है वो आपको तुलु वंश है, और अंतिम वंश जो था विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत शासन करने वाला वह था आपको अरविडू वंश। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत शासन करने वाले वंशों को उनको एक क्रम से क्या करे कि आपको सजाए, तो आप उसे देख लीजिएगा। तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 52 में क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि आपको अमुक्त मलयाद की रचना किस शासक ने की थी, या एक प्रश्न और पूछा जा सकता था जावंती कल्याणम की रचना किसने किया था। तो देखो, अगर प्रश्न पूछे अमुक्त मलयाद या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जाववंती, क्या है, जाववंती कल्याणम, यह जो है आपको किसने लिखा है, तो ये दोनों पुस्तक जो है वो आपको कृष्णदेव राय के द्वारा क्या है कि आपको लिखा गया था, ठीक है ना। तो इसमें से ये जो आप देख रहे हैं अमुक्त मालयाद, यह आपको क्या है, तो ये आपको तेलुगु राजनीति पर आधारित क्या है कि आपको पुस्तक है। वहीं अगर हम बात करते हैं जावंती कल्याणम की, तो ये जो जावंती कल्याणम है ना साथियों, यह आपको क्या है जानते हैं, ये आपको एक संस्कृत नाटक है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, कृष्णदेव राय का शासनकाल भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। इनका शासनकाल 1509 से जो है वो आपको 1529 है, और ये विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत शासन करने वाले सबसे महान शासक हुए, ठीक है ना। और बाबर ने इनको अपनी आत्मकथा में उस समय के सबसे ताकतवर राजा जो था वो आपको बताया था कि इसको जानते थे आपको कृष्णदेव राय को। तो सभी चीज आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि हरियर तथा बुक्का किस वंश के शासक थे। तो आपको अभी बताए थे कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत क्या है कि आपको 4 राजवंशों ने क्या किया था कि आपको शासन किया था। तो ये जो आप देख रहे हैं हरियर और बुक्का, ठीक है ना, यह आपको संगम वंश के क्या थे कि आपको संस्थापक थे, ठीक है ना। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इन्होंने ही किया था। तो यहाँ से एक बात आती है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो होती है कब होती है, तो वो आपको 1336 ईस्वी में। और उसके अंतर्गत शासन करने वाला जो पहला वंश होता है वो आपको कौन होता है, संगम वंश होता है। हरियर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर इस वंश का नाम क्या रखा था, तो आपको संगम रखा था। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत शासन करने वाला जो दूसरा वंश है वह है आपको सालू वंश। कौन है, सालू वंश। और इसके जो संस्थापक है वो आपको कौन है, तो वो आपको नरसिंह सालू है। इसको भी आपको याद रखना है। इसके संस्थापक कौन थे, तो आपको नरसिंह सालू। उसके बाद है आपको तुलु वंश। इसके संस्थापक जो है वो आपको वीर नरसिंह है। कौन है, वीर नरसिंह है। तो इसे भी आपको याद रखना है। उसके बाद है अरविडू वंश। इसके जो संस्थापक थे वो आपको कौन थे, तो ये आपको तिरुमाल थे। तो देखिए, आपके एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसे बढ़िया से देख लोगे। तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है कि कौन सा ईरानी राजदूत विजयनगर साम्राज्य में आया था। तो साथियों, ऑप्शन ए कह रहा है डेमिनगोस पेस। तो सबसे पहले जान लीजिए कि डेमिनगोस पेस जो था वो आपको कहाँ का था, तो यह आपको पुर्तगाल के था। ये बात याद रखिएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो आपको ईरानी पूछा जा रहा है, मतलब फारस के राजदूत कौन था जो आपको विजयनगर साम्राज्य आया था, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद है आपको निकोलो कोंटी। तो समझिए निकोलो कोंटी जो था वो आपको इटली का था, ठीक है ना। उसके बाद है फर्नाओ नूनीज, यह जो था वो आपको कहाँ का था, तो यह आपको पुर्तगाल के था। कहाँ का था, पुर्तगाल के था। तब बचा कौन, तो अब्दुल रजाक। तो यही अब्दुल रजाक जो है वो आपको ईरानी राजदूत है, ठीक है ना। और यह जो भारत आया था तो आप जानते हैं तो 1441 में आया था, और 1442 ईस्वी तक यह जो था वो आपको भारत जो था वो आपको रहा था। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि ये जो अब्दुल रजाक है भारत किसके दरबार में आया था, यानी विजयनगर किसके दरबार में आया था, तो यह आपको देवराय
द्वितीय के दरबार में आया था। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि किसके दरबार में आया था, तो देवराय द्वितीय के दरबार में। कौन? अब्दुल रजाक। फिर यहाँ से पूछा जाएगा निकोलो कोंटी किसके दरबार में आया था, तो देखिए निकोलो कोंटी जो है वो आपको देवराय प्रथम के दरबार में जो है वो आपको आया था। 1420 से लेकर 1422 तक जो है वो आपको रहा हुआ था। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। इधर जो है डोमिनिगोस पोइस, यह जो है वो आपको किसके काल में आया था, तो देखिए तो डोमिनिगोस पोइस, ठीक है ना, यह जो आया था, और एक यात्री और है एडुवर्डो बारबोसा, ये दोनों जो आया था ना वह आपको किसके काल में, तो वह आया था आपको यानी कि कृष्णदेव राय के काल में। तो आपके एग्जाम में ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको बढ़िया से याद रखेंगे। तो 54 का राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको सी हो जाएगा। और ईरान को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको फारस कहते हैं। तो जैसे भी प्रश्न आए आपके एग्जाम में आप उसे बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है ना। और आप एनालिसिस को अगर अच्छे से देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी ऐसे प्रश्न नहीं है जो आपसे छूटेंगे, ठीक है ना, बशर्ते कि आप ईमानदारी पूर्वक इसको क्या कीजिए कि तैयारी करते रहे। तो अब चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो देखिए अगर तालीकोटा अगर ऑप्शन में नहीं रहे, ठीक है ना, इसके जगह पर कोई दूसरा नाम दे दे, जैसे क्या नाम दिया जा सकता है, तो देखिए तालीकोटा के अलावे आपको राक्षस तंगरी कह दे, क्या कह दे, राक्षस तंगरी या बनहट्टी का युद्ध, ठीक है ना, यह कब हुआ था। तो साथियों यह जो होता है ना 1565 में, क्या है 1565 में। तो एक तरफ जो होते हैं बीजापुर के शासक होते हैं, ठीक है ना, और दूसरी तरफ जो होता है विजयनगर के जो शासक होते हैं, ठीक है ना, सदाशिव, उसके जो प्रधानमंत्री होते हैं रामराय, ठीक है ना, उन्हीं के बीच में क्या होता है कि आपको तालीकोटा का युद्ध होता है। और इसी युद्ध के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की जो वैभवता होती है उसको क्या कर दिया जाता है कि आपको समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं 55, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कह रहा है 56 नंबर प्रश्न कि किस विदेशी यात्री ने महानवी के डिब्बे को विजय भवन की संज्ञा दी थी या विजय भवन कहा। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है अब्दुल रजाक, फरनाओ नूनीज, उसके बाद है डोमिनिगोस पोइस, उसके बाद है आपको अफनासी निकितिन। तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह आपको क्या हो जाएगा, डोमिनिगोस पोइस। तो ये जो देख रहे हैं आपको महानवी के डिब्बे, ठीक है ना, यह आपको क्या था कि विजयनगर साम्राज्य के बीचों बीच जो है आपको एक क्या था कि आपको मतलब कि राजा के प्रदर्शन के लिए बना हुआ एक मंच था। क्या है, एक मंच था, ठीक है ना, जहाँ पे राजा जो होते थे आपको नवमी के दिन जो होते थे अपने पराक्रम को क्या कहते थे कि आपको दिखाते थे। तो इसी महानवी के डिब्बे को क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं डोमिनिगोस पोइस, इसने इसे क्या कहा था कि आपको विजय भवन कहा था। तो इसको आपको याद रखना है। फिर देखिए अफनासी निकितिन, यह जो है आपको कहाँ आया था, तो यह आपको बहमनी आया था। कहाँ आया था, बहमनी। किसके दरबार में आया था जानते हैं, तो यह आपको मुहम्मद शाह तृतीय के दरबार में आया था। तो इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक बात आती है कि अफनासी निकितिन जो था वह कौन था, तो यह आपको घोड़ों का व्यापारी था। और इसी का एक यात्रा वृत्तांत है, ठीक है ना, 3 समुद्रों पार की यात्रा जिस पर आपको परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ है। तो इसको आपको याद रखना है। फिर है आपको फरनाओ नूनीज, तो यह जो भारत आया था वो किसके काल में आया था, तो यह आपको अच्युत देवराय जो है इसी के काल में यह क्या हुआ था कि आपको भारत आया था। उसके बाद है आपको मतलब विजयनगर आया था, ऐसा कहिए अब्दुल रजाक। तो अब्दुल रजाक जो है वो आपको देवराय द्वितीय के दरबार में क्या हुआ था कि आपको आया था। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो देख रहे हैं अब्दुल रजाक, इसका एक यात्रा वृत्तांत है, उसका नाम क्या है जान लीजिए। तो उसका नाम है आपको मतल सादेन। क्या है, मतल सादेन। तो इस चीज को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि मतल सादेन जो है किसका यात्रा वृत्तांत है, तो आप क्या कहोगे, अब्दुल रजाक का। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गए होंगे। तो 56 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है ना। और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगती हो तो आप लोग अपने दोस्तों में भी इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे और आपको जो है प्रतिदिन जो है आपके बोर्ड से रिलेटेड क्लास जो है आपको मिलते रहेंगे। चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए क्या कर रहा है सुनिए, कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है 1347, 1325, 1336, 1348। तो साथियों विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना होती है ना वो आपको 1336 ईस्वी में होती है। और इसकी स्थापना कौन करते हैं, तो यह आपको हरियर और बुक्का जो है इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। और एक चीज और याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी है वह आपको कहाँ थी, तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो आपको हम्पी। और यह हम्पी अभी जो है कहाँ था, कर्नाटक के बेल्लारी जिला में। तो साथियों इन सभी चीजों को याद रखना है। और वहीं अगर हम पूछेंगे बहमनी साम्राज्य की स्थापना तो वो आपको 1347 में हुई थी। तो जैसा भी आपके एग्जाम में प्रश्न है आप इसे देख लेंगे। तो ये जो 57 नंबर प्रश्न है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 58 में कह रहा है कि मीरा किसकी भक्त थी, यानी मीराबाई की बात हो रही है। तो साथियों मीरा जो थी ना वह आपको
कृष्ण के भक्त थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। और इस मीरा को उत्तर का क्या कहा जाता है, तो आपको अंडाल कहा जाता है। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तर का जो अंडाल है किस महिला संत को कहा जाता है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको मीरा को। और इसी में एक प्रश्न और आते हैं, क्या जानते हैं कि दक्षिण का मीरा जो है किसे कहा जाता है, तो साथियों दक्षिण का मीरा जो है वो आपको अंडाल को कहा जाता है। तो ये जो अंडाल देख रहे हैं यह आपको भगवान विष्णु के उपासक थी, जबकि मीरा जो थी श्री कृष्ण के उपासक थी। और एक कराइकल नामक महिला संत थी जो आपको शिव के उपासक थी। तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप उसे देख लीजिएगा बढ़िया से। तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 59 में। देखिए कह रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो साथियों उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन जो प्रारंभ किया था ना वो आपको रामानंद, और रामानंद जी के गुरु का नाम क्या था, तो आपको राघवानंद। और सबसे पहले हिंदी में इन्होंने ही क्या किया था कि भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किए थे। मतलब यह हुआ कि हिंदी भाषा में सबसे पहले भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किस संत ने किया था, तो हम क्या कहेंगे कि आपको रामानंद ने किया था, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं आप 59, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। और हाँ एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा, शंकरदेव जो कि आपको असम का संत था, कहाँ का था, असम का था। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है, और शंकरदेव वाला क्वेश्चन जो है बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको पूछे गए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि बीजक में किसके उपदेश जो है वो आपको संग्रहित है, तो देखिए कह रहा है गुरु नानक, कबीर, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद। क्या है, रामानंद। तो ध्यान दीजिएगा कि बीजक में जो है ना वो आपको कबीर के उपदेश जो है वो आपको संग्रहित है। और कबीर जो है भक्ति आंदोलन के निर्गुण विचारधारा के क्या थे, कि आपको एक प्रमुख संत थे, ठीक है ना। यानी यहाँ पर याद रखिएगा कि ये किस विचारधारा के थे, तो आपको निर्गुण विचार धारा के एक प्रमुख संत थे। हालांकि गुरु नानक भी जो थे निर्गुण विचारधारा के ही संत थे। तो यहाँ से एक बात आती है कि गुरु नानक कौन थे, तो ये आपको सिखिज्म के क्या थे, कि आपको फाउंडर थे। मतलब कि सिख धर्म के ये क्या थे, कि आपको संस्थापक थे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है चैतन्य महाप्रभु, ये जो थे आपको बंगाल के प्रमुख संत हुए। और सबसे पहले झाल कीर्तन का प्रयोग जो है भक्ति के लिए इन्होंने ही क्या किया था, कि आपको किया था। और भक्ति में सबसे पहले हिंदी भाषा का जो प्रयोग किए थे भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है ना, वो आपको रामानंद किए थे। और दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को क्या किए थे, कि आपको उत्तर भारत लाए थे। तो साथियों 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कबीर की समाधि कहाँ है, तो वो आपको मगहर में है। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं 61 में। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। देखिए कह रहा है गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु जो है आपको गोविंद सिंह। क्या है, गुरु गोविंद सिंह। यहाँ पर लिख दिया गया है अरविंद सिंह, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो डी है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आपको बढ़िया से देख लेना। अब आइए अब हम आगे चलते हैं और थोड़ा सा इन गुरुओं के बारे में जान लेते हैं। गुरु अर्जुन देव जो है सिख धर्म के जो थे वो आपको 5वें गुरु थे, और इन्होंने ही क्या किए थे, कि गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किए थे। दूसरी बात एक चीज और याद रखिएगा कि स्वर्ण मंदिर की जो नींव है वो आपको गुरु अर्जुन देव के द्वारा ही क्या हुआ था, कि आपको डाला गया था। लेकिन यहाँ पर बात आती है खालसा पंथ। तो देखिए था खालसा पंथ की जो स्थापना होती है 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब होता है, तो देखिए तो इनका जो जन्म होता है गुरु गोविंद सिंह का वो आपको 1666 ईस्वी में। तो इस बात को आपको याद रखना है। और इनका जन्म जो होता है पटना साहिब में, ठीक है ना। और गुरु गोविंद सिंह जो है सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु जो है वो आपको थे। तो 61 का राइट आंसर समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको बिल्कुल क्या है, कि आपको सही है। चलिए अब चलते हैं 62 में। क्या कर रहा है सुनिए, कह रहा बाबू कि भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए तो दिल्ली सल्तनत इसकी जो स्थापना होती है वो आपको 1200 में होती है। तो ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो किया था वो आपको कौन किया था। तो देखिए तो इसके जो संस्थापक थे ना वो आपको कौन थे जानते हैं, तो वह है आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गोरी का क्या था, कि आपको गुलाम था। और इसी ने क्या किया था, कि आपको दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएंगे, क्या जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक इसके दामाद यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश थे। तो 62 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 राजवंशों ने क्या किया था, शासन किया था। देखिए सबसे पहले गुलाम वंश या दास वंश या ममलुक वंश, दूसरा वंश जो हो जाएगा खिलजी, तीसरा जो था तुगलक, चौथा जो था सैयद, और 5वां जो था वो आपको लोधी वंश। तो इस सबको आपको बढ़िया से देख लेना है। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है सुनिए,
कह रहा है कि भारत में चिश्ती सिलसिला का प्रवर्तक जो था वो आपको कौन था। तो साथियों, भारत में चिश्ती सिलसिला का जो प्रवर्तक था ना, वो आपको ख्वाजा चिश्ती था, ठीक है। और ख्वाजा चिश्ती की जो दरगाह है वो आपको कहाँ है ये भी जान लीजिए कि इनकी जो दरगाह है ना वो आपको अजमेर में है, ठीक है ना। अजमेर को हम लोग कहते हैं हार्ट ऑफ राजस्थान, मतलब राजस्थान का दिल कहते हैं। उसके बाद है शेख निजामुद्दीन औलिया, ठीक है ना। तो शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो आपको कहाँ है, तो ये आपको दिल्ली में है। और शेख निजामुद्दीन औलिया जो है दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासन को देखा था और गयासुद्दीन तुगलक को कहा था कि दिल्ली अभी क्या है कि आपको दूर है। शेख सलीम चिश्ती, इनका जो मकबरा है वो आपको कहाँ है, तो यह है आपको फतेहपुर सिकरी में। तो ये सभी आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। और शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही क्या होता है कि आपको किसका जन्म होता है जानते हैं। तो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही क्या होता है कि आपको जहांगीर नामक जो मुगल बादशाह होता है उसका जन्म होता है। तो साथियों, इस सभी चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में ये सब कुछ जो होते हैं पूछे जाते हैं। ये सब जो है 8वां लेसन जो है आपके, ठीक है ना, एसपीपीडी का, उसका ये सब प्रश्न है, ठीक है ना। तो आप लोग बुक को भी थोड़ा कवर करते चलेंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे। कह है कि तलवंडी किस राज्य में अवस्थित है। तो साथियों, ये जो आप तलवंडी देख रहे हैं ना, ये आपको पंजाब में, क्या है, पंजाब में। और यहीं पे गुरु गोविंद सिंह का क्या होता है कि आपको, सॉरी, गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, यानी कि गुरु नानक जो होते हैं उनका क्या होता है कि आपको जन्म होता है। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो साथियों, गुरु नानक का जो जन्म होता है ना तलवंडी में, कब होता है, तो कहेंगे 1469 ईस्वी में। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और गुरु नानक की जो मृत्यु होती है वो आपको 1539 ईस्वी में कहाँ होती है, तो आपको करतारपुर में। और गुरु गोविंद, ये जो देख रहे हैं गुरु नानक, ये जो थे आपको सिख धर्म के क्या थे कि आपको संस्थापक थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। कह रहा कि किताब उल हिंद की रचना किसने किया था। तो सबसे पहले यहाँ से एक बात समझिए, किताब उल हिंद को ही हम लोग कहते हैं तहकीक हिंद। क्या कहते हैं, तहकीक क्या कहते हैं, तो आपको हिंद कहते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि किताब उल हिंद या तहकीक हिंद जो है ये आपको अरबी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में, अरबी भाषा में। तो इसके जो लेखक है वह कौन है यह पूछा जा रहा है। तो इसके जो लेखक है ना वो आपको अल-बरूनी है। और अल-बरूनी जो है पहला मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। वहीं अगर हम बात करेंगे इब्न बतूता ने किसकी रचना किया था, तो साथियों इब्न बतूता जो है, ठीक है ना, वो आपको रेहला की रचना किया था, यानी किताब उर रेहला की रचना किया था। अब्दुल रजाक जो है, याद रखिएगा कि इसने कौन सी आपको यात्रा वृतांत लिखा था। तो इसके यात्रा वृतांत का नाम जो है वो आपको मतल सादेन है। क्या है, मतल सादेन। और इधर जो है फ्रांसिस वर्नियर, ठीक है ना, इसने अपना एक बड़ा ही अच्छा यात्रा वृतांत लिखा था, उसका नाम है ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर। तो इसको भी आपको याद रखना है कि इसके यात्रा वृतांत का नाम क्या है, तो क्या कहेंगे, ट्रेवलर्स, ठीक है ना, इन द, क्या कहेंगे, तो आपको मुगल एम्पायर। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है कि ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर जो है किसके यात्रा वृतांत का नाम है। तो आप क्या कहोगे, फ्रांसिस वर्नियर। मतल सादेन कहेंगे तो किसका हो जाएगा, अब्दुल रजाक का। रेहला कहेंगे तो वो किसका हो जाएगा, तो आपको इब्न बतूता का। और अल-बरूनी ने क्या लिखा है, तो वह आपको तहकीक हिंद कहिए तब, या आपको किताबुल हिंद कहिए तब, ठीक है ना। तो जैसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप उसे बढ़िया से देख लीजिएगा। जहां भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है ना, ताकि हम आपकी समस्या का हर हाल में जो है समाधान कर सके। चलिए साथियों अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है इस पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, कह रहा है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था। तो देखिए, तो इब्न बतूता जो है ना वह आपको किस देश का था, तो साथियों यह जो था वो आपको मोरक्को का। अगर ऑप्शन में मोरक्को नहीं रहे, क्या रहे, मोरक्को नहीं रहे, तो आप क्या करेंगे, अफ्रीका मारेंगे, क्योंकि अफ्रीका महादेश में ही एक मोरक्को नाम का देश है जिसकी राजधानी जो है वो आपको रबात है। तो यहीं से चलकर क्या होता है कि इब्न बतूता जो होता है 1333 में क्या होता है कि आपको भारत पहुंचता है और 1342 ईस्वी तक यह क्या होता है कि आपको भारत में रहता है। और इसकी विद्वता से खुश होकर मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि एमबीटी ने इसे क्या किया था, जानते हैं कि आपको दिल्ली का काजी जो है वो आपको नियुक्त किया था। तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो आपको डी है वो आपको राइट हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि चंद्रगुप्त, ठीक है ना, विक्रमादित्य के दरबार में आने वाले विदेशी यात्री कौन थे। देखिए, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय कहिए तब या विक्रमादित्य कहिए तब, कह रहा है कि इसके दरबार में आने वाले विदेशी यात्री कौन थे। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है मार्को पोलो, मेगास्थनीज, हेनसांग, फाहियान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको फाहियान हो जाएगा। फाहियान कब आया था, तो 399 में, और 414 ईस्वी तक जो है ये आपको भारत रहा था। हेनसांग जो है किसके दरबार में आया था ये भी जान लीजिए। तो यह जो है आपको हर्षवर्धन के दरबार में जो है वो आपको
आया था? कौन जानते हैं? हेनसांग। तो यहाँ से एक बात आएगी, हेनसांग भारत कब तक रहा था? तो यह आपको 629 से 644 ईस्वी तक क्या हुआ था कि आपको भारत में रहा था। तो इसको आपको याद रखना है। फिर आपको मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में आया था? तो यह आपको चंद्रगुप्त मौर्य के क्या है कि आपको दरबार में आया था। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि किसके दरबार में आया था। तो क्या कहेंगे? तो आपको चंद्रगुप्त क्या कहेंगे? तो आपको मौर्य के दरबार में आया था। फिर यहाँ से एक बात और आती है, मार्को पोलो। तो देखिए, तो मार्को पोलो जो है वो आपको पांडे देश की यात्रा पर आया था, और मार्को पोलो को हम लोग मध्यकालीन जो यात्री है उसका क्या कहते थे? आपको सरताज कहते हैं, ठीक है ना। तो यह आपको 1290 से 92 के बीच जो है वो आपको भारत क्या हुआ था कि आपको पांडे राज्य की यात्रा पर जो है वो आपको आया हुआ था। और यह चीन की यात्रा करने वाला जो है पहला क्या है कि आपको यूरोपियन व्यक्ति था। तो 67 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए साथियों, अगला प्रश्न कर रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, यह पूछा जा रहा है। तो साथियों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो होती है ना वो आपको 1600 ईस्वी में, ठीक है ना, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के आज्ञापत्र के द्वारा। और ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके भारत आने के पीछे कारण था कि भारतीय उपमहाद्वीप में क्या करना है कि आपको व्यापार को बढ़ावा देना। इसी उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है वो आपको क्या होती है? भारत आती है। उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। तो 68 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, ठीक है ना, हम बोल रहे हैं आप इसे लिख लेंगे। जैसे देखिए पूछेंगे कि बताइए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है। तो देखिए, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती है ना 1498 में। उसके बाद 1600 में जो होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1602 में जो होता है वो आपको डच ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होती है कि आपको स्थापना होती है। फिर है आपको 1616। तो देखिए 1616 में जो होता है ना वो आपको डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। हालांकि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सारा चीज बेचकर 1868 में जो होता है वो आपको भारत से चला जाता है, ठीक है ना। और यही प्रश्न जो था आपको केबीसी में सुशील कुमार से पूछा गया था 5 करोड़ के प्रश्न में। उस बंदे ने इस प्रश्न का सही आंसर देकर जीता था कि वो प्रश्न यह था कि 1868 में, ठीक है ना, कि किस यूरोपीय, ठीक है ना, कंपनी जो था आपको अंग्रेजों के हाथे जो है वो आपको अंडमान निकोबार द्वीप जो है उसे बेचकर क्या हुआ था कि आपको चला गया था। तो वह था आपको कौन जानते हैं? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। तो इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद है 1664 में जो होता है वो आपको फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होती है कि आपको स्थापना होती है। और एक है आपको 1731 में जो कि आपको स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती थी। जितनी भी कंपनियां है ना ये भारत आई थी आपको व्यापार करने, क्या करने आई थी? व्यापार करने, ठीक है ना। लेकिन बाद में सने सने कुछ का मनसा बदला और वह हमें अपना उपनिवेश जो था वो आपको बना लिया। और इसमें सबसे ज्यादा सफलता पाया था वो आपको ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। तो 68 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 69 में कह रहा है कि प्लासी का युद्ध जो है वो आपको कब लड़ा गया था। तो देखिए बाबू, ये जो प्लासी का युद्ध है ना सबसे पहले जान लीजिए ये युद्ध भूमि है कहाँ। तो यह जो है आपको पश्चिम बंगाल में, कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। तो ये जो प्लासी का युद्ध है ये लड़ा कब गया था? तो ये आपको 1757 में जो है वो आपको लड़ा गया था, 23 जून 1757 को, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व किया था वो आपको रॉबर्ट क्लाइव किया था, ठीक है ना। और मीर जाफर जो होता है वो आपको नवाब का सेनापति होता है, जो युद्ध में नवाब को क्या करता है कि आपको धोखा देता है। इस वजह से नवाब इस युद्ध को क्या होता है? हार जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं पूछेंगे बक्सर का युद्ध, तो यह हुआ था आपको 1764 में। तो जैसा भी प्रश्न आपसे पूछा जाए आप इसे देख लीजिएगा कि अगर हम प्रश्न पूछे कि बताओ बक्सर का युद्ध कब हुआ था तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको 1764 में। तो देख लीजिएगा सारी चीजों को। चलिए अब आगे चलते हैं 70 में क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। तो साथियों औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो होती है 1760 के दशक में, और यह जो शुरू होती है ना वो आपको इंग्लैंड से होती है। और आप लोग जेम्स वाट का नाम सुना होगा। जेम्स वाट ने ही सबसे पहले क्या किया था कि आपको वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। और यहीं से जो होता है ना वो आपको औद्योगिक क्रांति की क्या होती है कि आपको शुरुआत होती है। और औद्योगिक क्रांति सबसे पहले जो आपको हुई थी वो आपको इंग्लैंड में हुई थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि आपको मतलब यूरोप के अन्य देशों में भी यह क्रांति फैली, और इससे जो है हमारा एशिया भी अछूता नहीं रहा। और मतलब भारत जैसे देशों में भी क्या हुआ कि आपको मशीनों का प्रयोग जो है वो आपको होने लगा ब्रिटेन के आगमन के साथ ही, ठीक है ना। ये सभी चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो 70 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं आगे 71 में क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन जो थे वो आपको कौन थे। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है पुर्तगाल, ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको पुर्तगाली हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पुर्तगाली। और पुर्तगाल से ही आया था आपको वास्को
डिब्बा वाला, सॉरी वास्को डिब्बा वाला कहते हैं, वास्को डी गामा जो है, ठीक है ना, वह आपको पुर्तगाल से ही क्या हुआ था कि आपको चलकर आया था। कब आया था? तो यह आपको 17 मई, ठीक है ना, 1498 को जो होता है केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचता है, जहां इसका भव्य स्वागत जो होता है राजा जामोरिन के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा कि यूरोप से भारत आने के लिए जो समुद्री मार्ग है ना, उसकी जो खोज किया था ना, वो आपको कौन किया था? तो आपको वास्को डी गामा ने किया था। तो 71 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 72 में कह रहा है कि संथाल विद्रोह का नेता जो था वो आपको कौन था? तो साथियों, ये जो संथाल विद्रोह है, इसमें सबसे पहले जानिए कि संथाल एक जनजाति है और इस विद्रोह का जो नेता था वो आपको सिद्धू एवं कान्हू था। और यह संथाल विद्रोह होता है कब? तो यह आपको 1855-56 में जो होता है यह विद्रोह आपको होता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में। इस विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो आपको सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे करा है कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो साथियों, अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, तो अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किया जाता है ना, वो आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कब लागू किया जाता है? 1793 ईस्वी में। और एक चीज याद रखिएगा कि अस्थाई बंदोबस्त मुख्य रूप से लागू कहाँ हुआ था, ये भी तो पूछा जाएगा। तो देखिए, तो यह मुख्य रूप से लागू हुआ था आपको बंगाल में। कहाँ लागू हुआ था? बंगाल में। उसके बाद हो जाएगा आपको बिहार, इसके अलावा आपको ओडिशा, ठीक है ना, यहीं पर आपको यह लागू जो है आपको हुआ था। फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा, क्या ये जो विलेजली है, इस विलेजली ने क्या किया था कि आपको सहायक संधि की जो नीति है उसको क्या किया था कि आपको शुरू किया था? इसे आपको याद रखना है। वारेन हेस्टिंग्स, इसके बारे में याद रखिएगा, ये बंगाल के अंतिम गवर्नर थे और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड रिपन, भारत में स्थानीय स्वशासन का इसे जनक कहा जाता है और भारत में नियमित रूप से जनगणना शुरू करने का श्रेय जो है रिपन को जाता है। तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको कौन हो जाएगा? तो कर्नवालिस हो जाएगा। और कर्नवालिस जो है बंगाल का गवर्नर जो है, ठीक है ना, गवर्नर जनरल कब तक रहा था? तो 1786 से लेकर 1793 तक, ठीक है ना। और इसी को भारत में सिविल सेवा का भी क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है, या आपको जनक कहा जाता है। तो जैसा भी प्रश्न आपसे पूछा जाए, ठीक है ना, उसके संदर्भ में फिर हम लोग क्या करेंगे कि आपको आंसर देंगे। मतलब क्वेश्चन जितना घुमाए उससे मतलब नहीं है, बस आपको प्रश्न के जो है आपको माथा को पकड़ना है कि वो पूछ क्या रहा है और उसके बाद अपना आंसर जो है हमें देना है। चलिए अब चलते हैं 74 में। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है बाबू कि हड़प नीति किसने लागू की थी? मतलब राज्य हड़प नीति जो है, ठीक ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति जो है किसने शुरू किया था? तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है विलेजली, डलहौजी, कर्नवालिस, बेंटिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो कि आपको भारत का गवर्नर जनरल कब तक रहा था, यह पहले जानिए। तो यह आपको 1848 से लेके 1800 कितना तक जानते हैं? 56 तक जो था वो आपको यानी कि भारत का गवर्नर जनरल रहा। और इसने 1848 में ही क्या किया था कि आपको राज्य हड़प नीति शुरू किया था। और 1848 में इसने क्या किया था? सतारा को जो है राज्य हड़प नीति के तहत अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। और 1856 में इसने क्या किया था जानते हैं? कि अवध को जो है आपको मिला लिया था कुशासन का आरोप लगाकर। तो आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा कि राज्य हड़प नीति का शिकार पहला राज्य कौन? सतारा 1848 में। कुशासन का आरोप लगाकर किसे हड़प लिया गया था? अवध को। और अवध जो है राज्य हड़प नीति का शिकार होने वाला जो है वो आपको अंतिम राज्य है, ठीक है ना। तो ये सब आपको याद रखना है। कर्नवालिस यह भारत में अस्थायी बंदोबस्त को लागू करता है। उसके बाद है लॉर्ड विलियम बेंटिक, यह भारत में क्या करता है कि आपको सती प्रथा का अंत करता है, ठगी प्रथा का अंत करता है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू करता है। और ये विलेजली जो है इसके बारे में बताए हैं, किसने क्या किया था कि आपको सहायक संधि जो है आपको भारतीय रियासतों के राजाओं के साथ शुरू किया था। तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग 75 में। क्या कर रहा है इस पे चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि 1857 की क्रांति किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो साथियों 1857 की क्रांति जो है ना वो आपको सिपाहियों द्वारा प्रारंभ की गई थी। और एक चीज याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला जो पहला सैनिक था वो आपको कौन था जानते हैं? तो वो आपको मंगल पांडे था। तो ये सारा चीज आपको याद रखना है। और 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला जो अंतिम क्रांतिकारी थे वो आपको कौन थे जानते हैं? तो वह आपको टाट्या टोपे थे। तो जैसा भी प्रश्न पूछा जाए आप इसे बना देंगे। और यह भारत की प्रथम स्वतंत्रता की क्या थी कि आपको लड़ाई थी, ऐसा हम नहीं कहते, वीडी सावरकर जी का कहना है। तो सारे चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और 1857 की क्रांति डेट के साथ पूछेंगे कब शुरू हुई थी, तो वह आपको 10 मई को शुरू कब होना था? तो वह आपको 31 मई को। तो 75 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 76 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से, मतलब क्या होता है कि आपको प्रारंभ होता है। यहाँ पर प्राप्त लिख दिया है,
प्रारंभ होगा। क्या होगा? प्रारंभ होगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो 1857 का जो क्रांति है वो जो आपको प्रारंभ होता है ना, वो आपको मेरठ से कब होता है? तो ये आपको 10 मई को कब होती है? 10 मई 1857 को शुरू होती है कदम सिंह के नेतृत्व में। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। और 1857 के विद्रोह के शुरू होने का जो तिथि था, क्या था पहले से निर्धारित? तो वो आपको 31 मई था, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं 76, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो साथियों, द इंडियन, ठीक है ना, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसके जो लेखक है ना वो आपको बी.डी. सावरकर है। कौन है? बी.डी. सावरकर। तो ऑप्शन नंबर जो आपको बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे। इस सबको देख लीजिएगा, 1857 से संबंधित क्या है कि आपको पुस्तक है। और बी.डी. सावरकर ने ही 1857 के सिपाही विद्रोह को क्या कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। चलिए अब चलते हैं 78 में, क्या करा है सुनिए। कह रहा है कि अवध में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, अवध पूछेंगे तब या लखनऊ पूछेंगे तब। यहाँ पर 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो आपको बेगम हजरत महल ने। और क्रांति के बाद ये कहाँ भाग जाते हैं? तो आपको नेपाल भाग जाते हैं। तो 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 79 में, क्या कह रहा है सुनिए। करा है 1857 की क्रांति के काल में कौन मुगल बादशाह दिल्ली का क्या था कि आपको शासक था? तो साथियों, 1857 की क्रांति के काल में आपको बहादुर शाह जफर जो था ना वो आपको दिल्ली का शासक था। और ये बहादुर शाह जफर जो है ना ये आपको क्या थे? तो अंतिम मुगल बादशाह हुए। क्या हुए? अंतिम मुगल बादशाह हुए। इस बात को आपको याद रखना है। और 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण इन्हें क्या होता है कि देश से बाहर निकालकर आपको रंगून भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है? रंगून भेज दिया जाता है। और इसी रंगून में इनकी मृत्यु जो होती है 1862 ईस्वी में हो जाती है। और एक चीज और याद रखिएगा कि बहादुर शाह जफर जो है ना वो आपको 1857 के क्या है क्रांति का राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व किए थे। इसीलिए अगर पूछेंगे कि बताइए कि 1857 के क्रांति के जो राष्ट्रीय नेता थे वो कौन थे, तब क्या कहोगे? बहादुर शाह जफर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए आगे क्या करें सुनिए। कहा कि पीर अली ने 1857 की क्रांति कहाँ से किया था? तो देखिए, पीर अली ने 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था ना वो आपको कहाँ से जानते हैं? तो यह आपको यानी कि पटना से। देखिए, पीर है पौ से पटना, पौ से पीर अली, ठीक है ना। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। वहीं अगर हम बात करेंगे मेरठ से, तो मेरठ से जो नेतृत्व किया था ना वो आपको कदम सिंह को नेतृत्व किया था। कदम सिंह, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद है अवध से, तो ये हो जाएंगे आपको बेगम हजरत महल। कौन हो जाएंगे? बेगम हजरत महल। और इसके अलावा बिजिस कादरी, ठीक है ना, लखनऊ, ठीक है ना, वहीं हुआ बेगम हजरत महल, लखनऊ का ही, अवध का ही, सब बात एक ही है। तो 80 का जो राइट आंसर है वो आपको पटना हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब करा है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये जो फ्रांसीसी क्रांति है ना वो आपको 1789 में हुई थी। और इसी फ्रांसीसी क्रांति में एक नारा दिया गया था, क्या जानते हैं? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो क्या कहेंगे? फ्रांसीसी क्रांति 1789 की। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे, करा है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वो आपको कहाँ हुआ था? तो साथियों, ये जो देख रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई, इनका जो जन्म हुआ था ना ये आपको कहाँ जानते हैं? तो ये आपको काशी में। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। तो इस बात को याद रखना है। मृत्यु कहेंगे तो ये आपको कालपी या नहीं तो ग्वालियर, जैसा ऑप्शन रहेगा आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो रानी लक्ष्मीबाई जो होते हैं झांसी से 1857 के क्रांति का क्या करते हैं कि आपको नेतृत्व करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इनके बारे में सुनिएगा कि मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने इनके संदर्भ में एक कविता भी लिखा था कि खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है ना। मतलब बहुत ही बहादुर महिला जो थी वो आपको रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है ना। तो 82 का जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है ना। और झांसी को क्या होता है जानते हैं कि 1853 में राज्य हड़प नीति के तहत जो होता है वो आपको अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता है। चलिए अब चलते हैं 83 में, क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया था? तो अभी बताए थे कि वास्को डी गामा जो है 1498 में क्या हुआ था कि आपको भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वास्को डी गामा यूरोप से भारत आने के लिए जो समुद्री मार्ग है उसकी क्या किया था कि आपको खोज किया था। तो साथियों, इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं आपको किस में 84 नंबर प्रश्न में। देखिए, कह रहा कि भारत में पहली जनगणना जो है वो आपको कब हुई थी? तो देखो बाबू, भारत में जो पहली जनगणना होती है ना वो आपको 1872 में होती है। और उस समय भारत के जो वायसराय होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो आपको लॉर्ड मेयो होते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। हालांकि लॉर्ड मेयो की अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हत्या कर दी जाती है, इसको भी आपको याद रखना है। लेकिन पूछेंगे कि भारत में नियमित रूप से
जनगणना की शुरुआत कब होती है? तो 1881 में नियमित रूप से। कैसे है? नियमित रूप से। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 85 में क्या कर रहा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और जनगणना के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि यह संघ सूची का क्या है? विषय है। और भारत में जनगणना जो होती है प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है। चलिए 85 में कह रहा है कि राइटर्स बिल्डिंग कहाँ अवस्थित है? तो देखो बाबू, राइटर्स बिल्डिंग जो है ना वो आपको कहाँ अवस्थित है जानते हैं? तो यह आपको कलकत्ता में। और राइटर्स बिल्डिंग जो है अभी पश्चिम बंगाल सरकार का क्या है कि आपको सचिवालय है। इसे आपको याद रखना है। तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए इसी में अगर हम पूछ देंगे एक चीज और कि बताइए गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है ना, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है बताइए? तो कहेंगे ये आपको मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। फिर यहाँ से पूछ देंगे सेंट फोर्ट जॉर्ज, ठीक है ना, क्या है? सेंट फोर्ट जॉर्ज क्या है? तो देखिए यहाँ सेंट जॉर्ज का किला, सीधे ऐसा समझिए ना क्या हो जाएगा? गेटवे यहाँ पे देख लीजिए, सेंट जॉर्ज किला क्या है? सेंट जॉर्ज किला कहिए या फोर्ट कहिए, यह कहाँ है? तो क्या कहेंगे? तो ये आपको मद्रास में है। तो ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है ना। और पटना के बारे में जानते होंगे, ठीक है ना, कि यहाँ से 1974 में जो होता है आपको छात्र आंदोलन की शुरुआत होती है, ठीक है ना। और जयप्रकाश नारायण के द्वारा क्या होता है कि आपको एक बड़ा ही प्रसिद्ध नारा दिया जाता है संपूर्ण क्रांति का। तो ये सब आप याद रख सकते हैं। तो 85 का सही आंसर कलकत्ता हो गया। चलिए 86 में क्या करा है सुनिए। कह रहा है स्वेज नहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कब खोला गया था? सबसे पहले जान लीजिए कि स्वेज नहर दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो आपको जहाजी नहर है। और यह व्यापार के लिए जो खोला जाता है ना 1869 में। लेकिन स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण की बात अगर हम करते हैं तो देखिए तो 1956 में इसका क्या होता है कि आपको राष्ट्रीयकरण होता है। और इसका राष्ट्रीयकरण किस देश के द्वारा किया जाता है? तो वह आपको मिस्र के द्वारा किया जाता है। मतलब ये हो गया कि स्वेज नहर पर मिस्र का जो है अभी क्या है तो आपको एकाधिकार है। इसे आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात आप याद रख सकते हैं क्या कि ये जो स्वेज नहर है यह स्थल को काटकर बनाया गया है। और यह आपको भूमध्य सागर क्या है? भूमध्य सागर। और साथ साथ क्या है कि आपको लाल सागर को यह क्या करता है कि आपको जोड़ता है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि स्वेज नहर किसे जोड़ता है तो क्या कहिएगा? भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों को जोड़ता है। तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 87 में क्या करा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो साथियों ये जो देख रहे हैं गांधी जी, ठीक है ना, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका से जो भारत आए थे ना वो आपको 1915 में। कितना में? 1915 में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सुधार लीजिए, 1915 होगा, ठीक है ना। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते कब है ये भी तो पूछा जाएगा। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं 1893 ईस्वी में। तो जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए आप इसे देख लोगे, ठीक है ना। और गांधी जी की जो आत्मकथा है वो क्या है? तो आपको माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, मतलब सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1915। तो इसे आपको बढ़िया से देख लेना है। आगे चलते हैं। देखिए करा कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ किया था? तो साथियों महात्मा गांधी के द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन होती है ना वो आपको 12 मार्च 1930 को शुरू किया जाता है दांडी यात्रा के साथ। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर दांडी यात्रा कब तक चला था? तो 12 मार्च 1930 से वो आपको 6 अप्रैल क्या है 6 अप्रैल 1930 तक, यानी कि टोटल जो है 24 दिन जो होता है वो आपको दांडी यात्रा चलती है। कहाँ से? तो गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू होती है और ये आपको गुजरात के दांडी नामक गांव में जाकर क्या होती है कि आपको समाप्त होती है। और इसी के साथ जो होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो होती है वो आपको शुरू हो जाती है। और यह गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया दूसरा क्या था कि आपको जन आंदोलन था। तो आपके एग्जाम में जैसे भी प्रश्न पूछे आप इसे बढ़िया से देख लोगे, ठीक है ना। तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो आपको डी है वो आपको बिल्कुल राइट है। चलिए अब चलते हैं 89 में। देखिए करा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो आपको कब हुआ था? तो साथियों प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो होता है 1930 में, याद रखना है, ठीक है ना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहेंगे 1931 में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। और गोलमेज सम्मेलन होता था कहाँ? तो यह आपको लंदन में। कहाँ होता था? लंदन में। और पूछेंगे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन थे? तो हम क्या कहेंगे जानते हैं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से कौन भाग लिए थे? तो आपको गांधी जी भाग लिए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कह रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वो आपको कौन थे? तो साथियों महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो आपको गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा
कि गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की क्या किए थे कि आपको स्थापना किए थे। बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य नाम करके एक पुस्तक लिखे थे। इसके अलावा लाला लाजपत राय इन्होंने अनहैप्पी इंडिया करके क्या किए थे कि आपको एक पुस्तक लिखे थे। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि अनहैप्पी इंडिया कौन लिखे थे, क्या कहिएगा जानते हैं? लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक कहेंगे तो उन्होंने गीता रहस्य नाम का क्या किए थे कि आपको एक पुस्तक लिखे थे। ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि सभी लोगों को ये सारे जो आपको टॉपिक है आसानी से समझ में आते होंगे। अगर कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। और आप लोगों को 12 से संबंधित जो है किसी प्रकार की कोई अगर आपको जानकारी लेनी हो, ठीक है ना, या हमारे जो ऑफलाइन बैचेज में क्या चलती है उस संदर्भ में अगर आपको सारी चीज़ों की जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं आगे क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए कह रहा है बिहार, उसके बाद है आपको बंगला, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो देखिए ये जो चंपारण सत्याग्रह है ना ये आपको बिहार में हुआ था। देखो बाबू बिहार में कब हुआ था तो 1917 में हुआ था। तो इन चीजों को याद रखना है। चंपारण सत्याग्रह जो है क्यों हुआ था तो वह आपको तिनकठिया व्यवस्था के खिलाफ हुआ था, क्योंकि आपको चंपारण में क्या था, तिनकठिया व्यवस्था लागू थी। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि तिनकठिया व्यवस्था कहाँ लागू थी, तो क्या कहेंगे तो वो आपको चंपारण में जो है वो आपको लागू थी। इसके तहत क्या था कि 3 कट्ठा भूमि पर, यानी कि अगर आपके पास 20 कट्ठा भूमि है तो उसके 3 कट्ठा भूमि पर नील की खेती क्या होता था, करना पड़ता था। तो इसीलिए इसको कहा गया 3 कट्ठिया व्यवस्था। और ऐसा अनुबंध जो है किसानों के साथ गोरे बागान के मालिकों ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था। देखिए कह रहा है भारत छोड़ो, असहयोग, ठीक है ना, खिलाफत, सविनय अवज्ञा। तो देखिए तो 1920 में ना असहयोग आंदोलन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर है। तो असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक क्या होता है कि आपको चलता है। इसे आपको याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन ये आपको 1942 से 1944 तक जो है वो आपको चलता है। खिलाफत आंदोलन 1900 कितना से 1919 में जो होता है वो आपको क्या होता है कि आपको शुरू होता है मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में। हालांकि अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष होते हैं गांधी जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से लेके 1931 तक क्या होती है कि आपको चलती है। फिर आपको 1932 से, ठीक है ना, फिर आपको क्या होता है कि 1934 तक दूसरे टर्म में जो होता है वो आपको चलता है। लेकिन पहला वाला टर्म याद रखिएगा, क्योंकि दूसरा टर्म में सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो गति होती है वो आपको धीमी पड़ जाती है। और ये जो भी आंदोलन देख रहे हैं सब में आपको जो मुख्य भूमिका था कहीं ना कहीं गांधी जी का था, क्योंकि 1919 से लेकर 1948 तक के जो काल ही है वो आपको गांधीवादी काल है, ठीक है ना। तो गांधी जो था सच में आपको एक बहुत बड़े क्या थे कि आपको लीडर थे। पूरे भारतीय राजनीति को वो अपने इर्द गिर्द क्या रहे कि आपको 1948 तक घुमाते रहे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपको बी हो जाएगा। तो आप इसे बढ़िया से देख लोगे। आगे चलते हैं। देखिए कह रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। देखिए दिल्ली चलो का नारा पूछेंगे तब, ठीक है ना, चाहे जय हिंद का नारा पूछे तब, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सब नारा जो दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे, ठीक है ना। तो इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद है लाला लाजपत राय, ठीक है ना, इन्होंने अनहैप्पी इंडिया करके एक पुस्तक लिखे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या किए थे कि आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं कि आपको जो साइमन कमीशन भारत आया था उस साइमन कमीशन का लाहौर में इन्होंने विरोध किया था, ठीक है ना। और इन्होंने कहा था कि मेरे सर पे लाठी का एक एक प्रहार जो है अंग्रेजी ताकत के लिए जो होगा वो आपको कील साबित होगा। महात्मा गांधी जो है वो आपको करो या मरो का क्या किए थे कि आपको नारा दिए थे। तो ये जो देख रहे हैं 93, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज समझ में आ गए होंगे। सुभाष चंद्र बोस जी को हम लोग क्या कहते हैं तो आपको देश नायक और नेताजी के नाम से भी क्या करते हैं कि जानते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब, ठीक है ना, पंजाब केसरी जैसे उपाधि दिया गया है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था। तो देखो बाबू द्वितीय विश्व युद्ध जो आरंभ होता है 1939 में, और 1939 से 1945 तक जो होता है यानी कि 6 वर्ष वो आपको द्वितीय विश्व युद्ध जो होता है वो आपको चलती है। इस बात को याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध जो कि आपको 1914 से लेके 1918 तक जो होता है वो आपको 4 वर्ष चलता है। तो जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। और द्वितीय विश्व युद्ध और पहले विश्व युद्ध दोनों में जो होता है ना वो आपको मित्र राष्ट्रों की क्या होती है कि आपको जीत होती है। तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। 95 में देखिए कह रहा है कि कैबिनेट मिशन भारत जो है वो आपको कब आया। तो साथियों कैबिनेट मिशन योजना जो भारत आती है ना वो आपको
1946 में आती है। डेट के साथ याद रखेंगे 24 मार्च 1946 को, ठीक है ना। और कैबिनेट मिशन योजना में कितने सदस्य होते हैं, तो आपको 3 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। पैथिक लॉरेंस जो होते हैं इसके क्या होते हैं कि आपको अध्यक्ष होते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, पैथिक लॉरेंस के साथ एबी अलेक्जेंडर, सर स्टीफर्ड क्रिप्स, ये तीनों आते हैं, लेकिन अध्यक्ष कौन होते हैं, पैथिक लॉरेंस। और ये जो कैबिनेट मिशन योजना भारत आया था, इसका उद्देश्य क्या था, तो भारत में संविधान का निर्माण करना और अंतरिम सरकार का गठन करना। तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 96 में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है ना, वो आपको 1885 में, और यह हमारे देश की अभी जो है सबसे प्राचीन पार्टी है। और इसकी स्थापना जो होती है बम्बई में, कहाँ होती है, बम्बई में। इस बात को आपको याद रखना है। और इसके जो संस्थापक होते हैं वो आपको कौन होते हैं, तो वो आपको एक अंग्रेज होते हैं जो आपको एओ ह्यूम होते हैं। और एओ ह्यूम जो है वो आपको ब्रिटिश प्रशासनिक सेवा के जो थे वो आपको एक सेवानिवृत्त क्या थे कि आपको अधिकारी थे। और उन्होंने अंग्रेजों की सुरक्षा की दृष्टि से क्या किए थे कि आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किए थे। तो 96 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। और ऐसा जो कहे थे ना, वो आपको लाला लाजपत राय कहे थे कि अंग्रेजों ने अपने सुरक्षा के उद्देश्य से ही क्या किया था कि कांग्रेस का गठन किया था। और जिस समय कांग्रेस का गठन हुआ था उस समय भारत का जो वायसराय था वो आपको लॉर्ड डफरिन था। तो जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप इसे देख लेंगे, लॉर्ड डफरिन है, ठीक है ना। यही आपको वायसराय था उस समय जिस समय कांग्रेस का क्या हुआ था कि आपको गठन हुआ था। चलिए 97 में, एक मिनट से पहले इसका आंसर जान लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 97 नंबर क्या कह रहा है, अब सुनिए। कह रहा है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो साथियों, भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना, वो आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। क्योंकि इनके बाद जो है गवर्नर जनरल के पद को ही क्या कर दिया जाता है कि आपको समाप्त कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहेंगे तो लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्योंकि इनके बाद गवर्नर जनरल के पद को ही क्या कर दिया जाता है कि आपको समाप्त कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्या करा, सुनिए। करा कि भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था, मतलब भारत का संविधान किस वर्ष पूर्णतः लागू हुआ था। तो ये आपको 26 जनवरी 1950 को, इसीलिए 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बी हो जाएगा। और 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इस सबको आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया। तो साथियों, भारतीय संविधान जो होता है ना, वो आपको मतलब 2 डेटों में लागू होती है। एक है आपको 26 नवंबर 1949, यहाँ पर यह आपको अंशतः लागू हुआ था, मात्र आपको 16 अनुच्छेद जो है वो आपको लागू हुआ था। और पूर्णतः लागू जो होता है ना 26 जनवरी 1950 को। तो कहिएगा सर जी आप तो यहाँ पर हमको कंफ्यूज कर दिया है। तो देखिए, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ लोग पूछ दे कि बताइए कि भारत का संविधान अंशतः कब लागू हुआ था, तो कहिएगा 26 नवंबर 1949 को। इस दिन 16 अनुच्छेद जो होते हैं वो आपको क्या किए जाते हैं कि आपको लागू किए जाते हैं। लूसेंट पढ़ने वाला कहेगा 15 को, ठीक है ना, तो उससे थोड़ा सा बच के रहिएगा। उसके बाद है 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः जो होता है आपको भारतीय संविधान लागू होती है। इसलिए 26 नवंबर को क्या होता है कि हमारे यहाँ संविधान दिवस या कानून दिवस मनाते हैं, जबकि 26 जनवरी को जो होता है हम लोग गणतंत्र दिवस जो होते हैं वो आपको मनाते हैं। तो 99 का राइट आंसर डी हो गया। चलिए आगे 100 में क्या करा है कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है, मतलब संविधान का पिता किसे कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उसका बाद सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो आपको प्रारूप समिति के क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे, संविधान बनाने वाली सबसे प्रमुख समिति। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को क्या किए थे कि आपको संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव को क्या करते हैं कि आपको पेश करते हैं। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव कौन पेश किया था, तो क्या कहेंगे, तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, एक चीज याद रखिएगा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और संचालन समिति के क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। तो अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछे कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे या आपको संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो क्या कहेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। तो साथियों, आज हम लोग क्या किए कि आपको सेंटअप एग्जाम 2023 में जो हुआ था उसका हम हिस्ट्री के जो भी प्रश्न था सबका एनालिसिस कर लिया है, ठीक है ना। कल हम लोग इससे आगे की सीरीज को देखेंगे। तो उम्मीद है साथियों कि आप लोगों को सारे चीज समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।